सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका टू दिस रिवीजन सेशन, जहां हम सर रिवाइज करेंगे ऐसे 260। सो इससे पहले की रिवीजन में हमने ऐसे 250 कवर किया, 240 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब बारी आ रही है सर ऐसे 200 की सीरीज में एक और शानदार स्टैंडर्ड की, जिसका नाम है ऐसे 260। सर 260 किसकी बात करता है? इट टॉक्स अबाउट कम्युनिकेशन विद TCWG। ठीक है, अब अगेन इस स्टैंडर्ड से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेंडिंग चल रहा है आपके एग्जाम्स के लिए, तो कभी भी ICAI इसमें से क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। अब इस रिवीजन में हमारा फोकस किस पर रहेगा, ध्यान से समझना। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं मैं आपको अच्छे से रिवाइज कराने वाला हूं फ्रॉम अवर बोर्ड नोट्स। ठीक है, जहां जहां रेलिवेंट लगेगा अपन बुक को भी रेफर करते हुए चलेंगे, और जो जो ICAI ने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, स्टडी मटेरियल, RTP, MTP, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको बढ़िया बढ़िया रिवाइज कराता चलूंगा। ठीक है, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, गेट रेडी फॉर दिस रिवीजन। अभी तक अगर वीडियो पे अपनी अटेंडेंस नहीं लगाई तो मेक श्योर आप अपनी अटेंडेंस लगा दें वीडियो को लाइक करके, ताकि इससे बाकी CA फाइनलिस्ट का भी भला हो सके। सो विदाउट मच अडू लेट्स बिगिन विद दिस रिवीजन। ये वाले बोर्ड नोट्स जो है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है सर, सबसे पहले एक बात समझना, स्टैंडर्ड का नाम क्या कहता है? कम्युनिकेशन विद TCWG। अब सर ये TCWG कौन है, पहले तो ये समझते हैं। TCWG का रोल है नजर रखना। सर नजर रखना किसके ऊपर? मैनेजमेंट के ऊपर। मैनेजमेंट का क्या काम है? बोर्ड पे फोकस करते हुए चलना, मजा आएगा। प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये क्या करता है? ये नजर रखता है कि ये लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक से बना रहे हैं या नहीं। तो इसको ये लोग अंग्रेजी में कहते हैं ओवरसाइट ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। अब जितनी भी लिस्टेड एंटिटीज हैं उसके केस में TCWG होती है जनरली ऑडिट कमेटी, जिसका एग्जीक्यूशन से कोई लेना देना नहीं, एंड इट कंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन बना रहा है? अकाउंट्स की टीम, जो फाइनेंस का ख्याल रख रहे हैं। ठीक है सर, अब सर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन की, तो इसका फायदा क्या है? वॉट इज द रोल ऑफ टू वे कम्युनिकेशन? तो सर इससे फायदा ये होता है कि जो ऑडिटर है, जो TCWG है, दे कैन अंडरस्टैंड द मैटर्स विच आर रेलिवेंट टू ऑडिट। अब जब ऑडिटर TCWG से बात करेगा, TCWG ऑडिटर से बात करेगी, इनकी क्या हो जाएगी? रिलेशनशिप बन जाएगी। अब ये रिलेशनशिप पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है, वर्किंग रिलेशनशिप है। सो इट विल हेल्प टू कंस्ट्रक्ट अ वर्किंग रिलेशनशिप। अब सर हमको एक बात बताओ, कौन से मैटर्स हैं विच आर रेलिवेंट टू ऑडिट, जो ऑडिटर समझेगा, TCWG समझेगा? सबसे पहले ऑडिटर समझेगा इंफॉर्मेशन विच इज रेलिवेंट टू ऑडिट, यानी TCWG विल हेल्प द ऑडिटर टू अंडरस्टैंड द एंटिटी एनवायरनमेंट। ठीक है, हमारा बिजनेस क्या है, हमारे प्रोसेसेस क्या है, सेल्स कैसे होती है, परचेजेस कैसे होती है, सब समझा देगा। दूसरी चीज सोर्स ऑफ एविडेंस, कहां कहां से कौन कौन से एविडेंस मिल सकते हैं वो भी वो बता देगा। एंड तीसरी चीज, अगर कोई स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी TCWG हेल्प कर सकता है। तो ये तीन बेसिक बेसिक बातें बस आपने समझ के चलनी है कि जो ऑडिटर है उसको मिल जाएगी इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू ऑडिट इन अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एनवायरनमेंट, जिसको आप बोलते हो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, कलेक्टिंग प्रॉपर एविडेंस, आपको एविडेंस वगैरह मिल जाएगा। और अगर किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के बारे में जानना है, मान लो रेवेन्यू के बारे में जानना है कि हमारे पास कोई रेवेन्यू हो रहा है फ्रॉम अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, तो वो भी TCWG इनको समझा देगा। क्या ये बेसिक बात समझ में आई? आई सर। इसके बाद TCWG का काम क्या था? नजर रखना। किसके ऊपर? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। सो TCWG की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ ओवरसीइंग द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, वो अच्छे से निभा लेता है। और अगर TCWG नजर रखेगी तो सर इसका फायदा क्या होगा? इट विल रिड्यूस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। क्या ये बात समझ आई? हाँ सर, ऑसम। ठीक है, ये बेसिक बात सब समझ गए? समझ गए सर। सर एक बात बताओ, यहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिड्यूस कैसे हो रही है? कैसे ऑडिटर ने TCWG की हेल्प करी? एग्जांपल देता हूं, ध्यान से समझना। एक ऑडिटर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करता है। जब वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कर रहा है तो उसको कंट्रोल्स में इश्यूज मिले, उन इश्यूज के बारे में TCWG को बताया। जब TCWG को बताएगा कि भाई मैनेजमेंट ठीक से काम नहीं कर रही, मैनेजमेंट ठीक से प्रोसेस नहीं बना रही, तो TCWG क्या करेगा? मैनेजमेंट को डांट लगाएगा। जैसी डांट लगाई ऑटोमेटिकली क्या होगा? प्रोसेसेस इंप्रूव होंगे, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिड्यूस हो जाएगी। तो आपको ज्यादा डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं, बस इतना पता होना चाहिए कि ठीक है दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, दोनों का फायदा होगा। ऑडिटर बढ़िया ऑडिट कर पाएगा, TCWG ओवरसी कर पाएगी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को। क्या ये तीनों पॉइंट समझ गए? हाँ, इन तीन पॉइंट्स की बस अंडरस्टैंडिंग लेके भी चलोगे तो काम चल जाएगा। ठीक है सर। इसके बाद सर एक बात बताओ, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है एज पर ऐसे 260? ऑब्जेक्टिव जनरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना रेलिवेंट नहीं होता, फिर भी आ जाओ एक बार समझ के चलते हैं। एवरीवन प्लीज फोकस ऑन द बोर्ड। ठीक है सर, नाम क्या है स्टैंडर्ड का? कम्युनिकेशन विद TCWG। तो ऑब्जेक्टिव भी क्या होगा? कम्युनिकेट करना। तो ये कहता है टू कम्युनिकेट विद TCWG दो चीजें, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हमको चाहिए आरे 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 रीजनेबल एश्योरेंस।
जिससे हम अपना ओपिनियन बनाते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड देन वी गिव अवर ऑडिट रिपोर्ट। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बता देगा। दूसरी बात, क्या इसका स्कोप है, क्या इसका टाइमिंग ऑफ ऑडिट है। स्कोप का मतलब है क्या क्या इसको रिपोर्ट्स इशू करनी है, कौन कौन से सेगमेंट्स कवर करने हैं, कितना काम करना है, ये आ जाएगा। टाइमिंग का मतलब है कब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी होंगे, कब ये अपने प्रोसीजर्स करेगा, कब इसको मीटिंग्स करनी है, कब इसको रिपोर्ट इशू करनी है एजीएम वगैरह पे। ये सारे टाइमिंग वाले मुद्दे इसको समझ में आने चाहिए, ठीक है। तो ये दो बेसिक सी बातें समझ के चलना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट। अब सर ऑब्जेक्टिव क्या है, कुछ इंफॉर्मेशन लेंगे, कुछ इंफॉर्मेशन देंगे। हा। तो मैंने कहा क्या लेंगे, हम लेंगे इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू ऑडिट, यही बात मैंने आपको यहां पे सिखाई थी, ठीक है सर। क्या देंगे, हम देंगे टाइमली ऑब्जर्वेशन विच विल हेल्प द टीसीडब्ल्यूजी टू ओवरसी द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। और सर जब हम लेंगे, जब हम देंगे, तो इससे क्या हो जाएगी, टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑडिटर एंड टीसीडब्ल्यूजी। आई होप ऑब्जेक्टिव सबको क्लियर है। कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेट में आप इंफॉर्मेशन लेते भी हो और देते भी हो, जिससे क्या हो जाती है, टू वे कम्युनिकेशन हो जाती है। तो अभी तक जो जो हमने पॉइंट्स डिस्कस करे, सबसे पहले सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन, ये हमने कवर कर लिया एकदम बढ़िया तरीके से। ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव है, ये भी हमने अच्छे से कवर कर लिया। इसमें बस एक बात ध्यान रखना, आपका एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि आप डिटरमाइन करो कौन है लोग इन द एंटिटीज गवर्नेंस स्ट्रक्चर जिनके साथ आपने कम्युनिकेट करना है। यानी आपने टीसीडब्ल्यूजी को पहचानना है जिनसे आप कम्युनिकेट वगैरह करोगे। ये बेसिक सी लाइन आपने समझ के चलनी है। अब सर क्या क्या मैटर्स कम्युनिकेट करने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से समझना। सबसे पहले कहता है मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड में हम कम्युनिकेट करेंगे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। दो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एक बार यहां से रीड भी कर लेते हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओपिनियन देना ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, मैं अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन दे रहा हूं, क्या इससे मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है? आंसर इज नो, इट डज नॉट रिलीव द मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर सर जो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई होप आपको पता है एंगेजमेंट लेटर में भी आती है इस पर ऐसे 210। सेकेंड थिंग, मैं इनके साथ कम्युनिकेट करूंगा स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट। अगेन इतनी सारी बातों से घबरा मत जाना, बेसिक बेसिक बातें बस समझ के चलनी है। सबसे पहले सर क्या कहता है, वी विल असिस्ट द टीसीडब्ल्यूजी टू अंडरस्टैंड द ऑडिट वर्क। आपने कहीं ना कहीं उनको समझाना है आप क्या क्या काम करने वाले हो, ठीक है सर। जो भी आपको लगता है रिस्की एरियाज हैं वो डिस्कस करो, मटीरियलिटी क्या है डिस्कस करो, और देखो कौन से एरियाज हैं जहां पे आपको एडिशनल प्रोसीजर करने हैं। तो बेसिकली जहां भी रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है वहां आप ज्यादा टेस्टिंग करोगे। फिर सर कहीं ना कहीं इससे फायदा क्या होगा, मैंने कहा टीसीडब्ल्यूजी को तो आपने ऑडिट के बारे में बताया, टीसीडब्ल्यूजी आपकी हेल्प करेगी टू अंडरस्टैंड द एंटिटी एंड एनवायरनमेंट। ये बात हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर ली। साथ ही साथ ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा सिग्निफिकेंट रिस्क। सर ये सिग्निफिकेंट रिस्क क्या होते हैं, आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा था। सिग्निफिकेंट रिस्क का मतलब होता है वो एरियाज जहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है। हमने क्लास में इसमें एक अच्छा सा नेमोनिक बनाया था, कॉम्प्लेक्स फ्रॉड। कॉम्प्लेक्स फ्रॉड का मतलब है जो भी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस है, जैसे मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, बिजनेस कॉम्बिनेशंस, वहां पे गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो पहला हो गया कॉम्प्लेक्स। फिर सर गलती होने के चांसेस कब होते हैं, जब फ्रॉड के चांसेस होते हैं। अब ये फ्रॉड भी कुछ 4-5 एलिमेंट से बना हुआ है। सर ये 4-5 एलिमेंट्स क्या हैं, एक एक करके आ जाओ समझते हैं। एफ फॉर फ्रॉड, जहां भी फ्रॉड होगा गलती होने के चांसेस ज्यादा है। फिर सर आर फॉर रिलेटेड पार्टीज, जहां भी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टीज के साथ, तो सर क्या हो सकता है, रिलेटेड पार्टी की ट्रांजैक्शन हो सकता है डिस्क्लोज ना हो, मैनेजमेंट आपसे छुपाए, तो अगेन मटेरियल मिसस्टेटमेंट की रिस्क ज्यादा है। फिर सर ओ का मतलब होता है आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, या आप बोल दो अनयूजुअल ट्रांजैक्शन। तो अगर कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है जो आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं है, ठीक है, जो आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं है, अगेन वहां पे डिस्क्लोजर चाहिए होता है। तो अगर डिस्क्लोजर नहीं होगा तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट के चांसेस ज्यादा होंगे। ये बेसिक बेसिक पॉइंट्स है, बस समझ के चलने हैं, ठीक है सर। उसके बाद डी से होता है डेवलपमेंट्स। जितने भी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक, अकाउंटिंग और बाकी डेवलपमेंट्स हुए हैं, इसको इस तरह से देखना। मान लो मार्केट में कोई नया इंडेस आ गया, तो क्या नए इंडेस में गलती होने के चांसेस ज्यादा होंगे? आंसर इज यस। तो यही बात ये कह रहा है कि जब भी कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग डेवलपमेंट होगा या इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा या बाकी डेवलपमेंट्स होंगी, जब भी कोई चेंज आएगा तो गलती होने के चांसेस थोड़े ज्यादा हो सकते हैं। और लास्ट वाले डी का मतलब होता है डी फॉर डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी। ये सब्जेक्टिविटी किसके अंदर है? इन द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, जहां पे देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ मेजरमेंट अनसर्टेनिटी। लाइन से समझ नहीं आएगा, एग्जाम्पल से आएगा। एवरीवन प्लीज फोकस।
मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से समझना। मान लो एंटिटी प्रोविजन बना रही है फॉर पेनल्टी, केस नंबर 1। जो पेनल्टी है वो 5,000 रुपए से 15,000 के बीच में हो सकती है। इन्होंने प्रोविजन बनाया 10,000 रुपए, ठीक है। मुझे बताओ यहां प्रोविजन गलत होने के क्या चांसेस हैं? बहुत कम है, बिकॉज बहुत ही नैरो रेंज है 5,000 से 15,000 की। इसके अलावा अगर मान लो पेनल्टी 5,000 से 5 लाख रुपए तक लग सकती है, हाँ, और मैनेजमेंट ने प्रोविजन बना दिया 2.5 लाख रुपए का, 2.5 लैक्स का, तो मुझे बताओ क्या यहां पे गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं? हाँ, यहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज हाई, गलती होने के चांसेस ज्यादा है। मैंने कहा क्यों? क्योंकि अगर एक्चुअल पेनल्टी 10,000 की निकली और प्रोविजन 2.5 लाख का निकला तो यहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज हाई। तो एक बात हमेशा याद रखना, जहां भी मेजरमेंट अनसर्टेनिटी ज्यादा होगी, जहां भी वाइड रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी होगी, वहां पे गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसी चीज को थोड़ा डिटेल में हम पढ़ते हैं इन ऐसे 540, ठीक है। यही सेम टू सेम चीज हम थोड़ा और डिटेल में कवर करते हैं ऐसे 540। तो ये जो बेसिक बेसिक पॉइंट्स है इनको बस आपने समझ के चलना है। दीज आर द एरियाज ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क। कॉम्प्लेक्स फ्रॉड, कॉम्प्लेक्स फ्रॉड का मतलब है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजेक्शन। एफ फॉर फ्रॉड, फ्रॉड किसके साथ होता है? आर फॉर रिलेटेड पार्टी, ओ फॉर आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस अनयूजुअल ट्रांजेक्शन, डी फॉर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स एंड डी फॉर डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी। किसके अंदर? इन द काउंटिंग एस्टिमेट्स हैविंग वाइड रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है, ठीक है सर। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस आपने समझ के चलना है, ठीक है सर। तो बेसिक बेसिक एरियाज क्या बताया स्कोप एंड टाइमिंग में? हम टीसीडब्ल्यूजी को असिस्ट करेंगे किसके काम में? बाय टेलिंग अबाउट द ऑडिट वर्क। टीसीडब्ल्यूजी हमको किस में हेल्प करेगी? इन अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, प्लस जितनी भी सिग्निफिकेंट रिस्क है आप टीसीडब्ल्यूजी को बताओगे। और ये भी बताना है कि व्हाई दे रिक्वायर स्पेशल कंसिडरेशन, हम स्पेशल फोकस इन पे क्यों देके चलते हैं। बस एक बात ध्यान रखना, टीसीडब्ल्यूजी को ज्यादा बातें ना डिटेल में भी मत बता देना, इससे क्या होगा? आपके ऑडिट की इफेक्टिवनेस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। सो केयर शुड बी टेकन टू नॉट कॉम्प्रोमाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट। जहां पे टीसीडब्ल्यूजी आर इन्वॉल्व इन मैनेजिंग द एंटिटी, मान लो गंगाधर ही शक्तिमान है, मतलब टीसीडब्ल्यूजी ही मैनेजमेंट है। तो अगर टीसीडब्ल्यूजी ही मैनेजमेंट है और आप मैनेजमेंट को ही बता रहे हो कि भाई मैं ना सरप्राइज चेक करने वाला हूं, मैं सरप्राइज वेरिफिकेशन करने वाला हूं इन्वेंट्री की, तो आपकी जो सरप्राइज वेरिफिकेशन है उसका तो पर्पस ही डिफीट हो गया, उसको करने का तो कोई फायदा ही नहीं होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, communicating the nature and timing of detailed audit procedure can reduce the effectiveness of procedure by making them too predictable। तो ज्यादा predictable भी नहीं रखना आपने, जो भी रेलिवेंट चीजें बस उतना बताना है, डिटेल में ज्यादा चीजें शेयर मत करना, ठीक है। तो ये जो बेसिक ए और बी पॉइंट बताए इनको बस अंडरस्टैंड करके चलना है, और इसमें कुछ खास मसाला नहीं है। अब पानी के 2-2 घूंट लगा लो, सबसे इंपॉर्टेंट 5 स्टार टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम ऑडिट, ठीक है। चलो गेट रेडी। ऑल सेट? यस सर। अभी तक जो भी पढ़ा ना, इसको बस आपने रीड करके चलना है, समझ के चलना है, ठीक है। अभी मेन मसाला जो है वो यहां से शुरू होता है, ओके सर। सबसे पहले सर सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स में क्या आएगा मुझे बताओ? हमने ये चीज डिस्कस की थी क्लास में, फटाफट बताना। हम सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स में क्या करेंगे? पहले जाके अपने दुख दर्द गाए, हाय टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट ने बहुत परेशान किया, हमको एविडेंस नहीं दे रही, बड़ा परेशान कर रही है। या फिर पहले टीसीडब्ल्यूजी के जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है, अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, डिस्क्लोजर, इनकी तारीफ करें। सर पहले आप टीसीडब्ल्यूजी के मतलब की बात करो। टीसीडब्ल्यूजी का काम है ओवरसी करना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, तो इनको इनकी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के बारे में बताओ। अकाउंटिंग पॉलिसी कैसी है, अकाउंटिंग एस्टिमेट कैसे हैं, डिस्क्लोजर कहते हैं कैसे हैं, ठीक है। फिर अपने जो भी दुख दर्द है, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज है, उसके बारे में बताना। तो पहली चीज जो हम करेंगे वो क्या है? टीसीडब्ल्यूजी के मतलब की बात। जब भी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स बताएंगे तो पहले टीसीडब्ल्यूजी के मतलब की बात बताएंगे, यानी ओवरसीइंग द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। तो यहां आप बात करोगे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस का मतलब है जिस किसके आगे अकाउंटिंग आता है ना उसके बारे में बताओ। अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टिमेट और डिस्क्लोजर, ठीक है सर। जब आपने टीसीडब्ल्यूजी के मतलब की बात कर ली, अब अपने जितने भी दुख है इनके सामने गालो। सर दुख मतलब जितनी भी सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज आई है ड्यूरिंग द ऑडिट, ये बताना, ठीक है सर। अब इसके एग्जांपल्स वगैरह भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है सर। अब टीसीडब्ल्यूजी के मतलब की बात हो गई, मेरे मतलब की बात हो गई, हमारे बीच में तीसरी पार्टी कौन है? मैनेजमेंट। तो जहां पे टीसीडब्ल्यूजी ही मैनेजमेंट है वहां पे ये पॉइंट नहीं आएगा, बट अगर मैनेजमेंट अलग है, ऑडिटर है,
टीसीडब्ल्यूजी है, मैनेजमेंट अलग है। तो अगर मैनेजमेंट अलग है तो जो भी आपने सिग्निफिकेंट मैटर्स, यहां पे ना नॉर्मल बात तो करनी ही नहीं है, सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी, सिग्निफिकेंट मैटर्स, तो जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स आपने डिस्कस करे विद द मैनेजमेंट और उनसे जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस ली हैं वो आप यहां पे डिस्कस करोगे। तो पहला क्या हो गया, सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टीमेट, डिस्क्लोजर। दूसरा अपने दुख, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी। तीसरी की बात करेंगे मैनेजमेंट की, कि जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स डिस्कस करे विद द मैनेजमेंट और उनसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ली, वो यहां आ जाएगी। सर चौथी चीज क्या है, काम की बात। काम की बात का मतलब है ऑडिट रिपोर्ट। तो जो भी सर्कमस्टेंसेज है अफेक्टिंग द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट, उसकी बात करेंगे। एंड आखिरी में आपका फेवरेट पॉइंट, एनी अदर मैटर, कोई भी अदर मैटर है दैट यू फील इज रेलिवेंट इन योर प्रोफेशनल जजमेंट, सिग्निफिकेंट टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, तो वो आप यहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते हो। तो 5 बातें हो गई टीसीडब्ल्यूजी के मतलब की बात, आपके दुख, मैनेजमेंट से जो सिग्निफिकेंट मैटर्स डिस्कस करें, काम की बात यानी ऑडिट रिपोर्ट वाली बात, और लास्ट में एनी अदर मैटर। क्या 5 पॉइंट्स क्लियर है? यस सर। तो एक बार आ जाओ, किताब से फटाफट रिवाइज करा देता हूं, रिवीजन के अंदर रिवीजन। सबसे पहले सर हम बात कर रहे हैं सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम ऑडिट, टीसीडब्ल्यूजी के मतलब की बात, ऑडिटर्स व्यू अबाउट सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। अब अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में क्या आते हैं, अकाउंटिंग वाली चीज़ें, अकाउंटिंग पॉलिसीज कैसी हैं, अकाउंटिंग एस्टीमेट्स एंड डिस्क्लोजर, अपने दुख, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज ड्यूरिंग द ऑडिट। अगर टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट नहीं है यानी मैनेजमेंट अलग है, तो जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स आपने डिस्कस करे विद मैनेजमेंट और उनसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगी, वो बता देना। काम की बात, circumstances affecting the form and content of the report, and लास्ट में एनी अदर सिग्निफिकेंट मैटर जो आपको लगता है सिग्निफिकेंट है टू ओवरसाइट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। अब आ जाओ, कुछ एग्जांपल्स वगैरह मैं आपको कवर कराता हूं, मजा आएगा। सबसे पहले सर एग्जांपल ऑफ सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज। मुझे एक बात बताओ, मैनेजमेंट एक ऑडिटर पे क्या क्या सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकता है? सर सबसे पहले गोइंग कंसर्न असेस करने का काम किसका है? मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न असेस ही नहीं कर रहा, या फिर असेस कर रहा है तो 6 महीने के लिए कर रहा है। अरे भैया कितने टाइम के लिए असेस करते हैं? सर हमने ऐसे 570 में पढ़ा था, मिनिमम 12 मंथ्स फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट। अगर ये 12 महीने कवर नहीं कर रहा, लेस देन 12 मंथ्स कवर कर रहा है, तो भी ये डिफिकल्टी है। सो मैनेजमेंट्स अनविलिंगनेस टू मेक और एक्सटेंड द गोइंग कंसर्न असेसमेंट। दूसरी चीज, मैनेजमेंट ऑडिटर पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है, लाइक कंफर्मेशन नहीं लेने दे रहा, इन्वेंट्री काउंट अटेंड नहीं करने दे रहा, जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो अवेलेबल ही नहीं है। एग्जाम्पल, फाइनेंशियल्स में लीज रेंट आ रही है बट इनके पास एग्रीमेंट ही नहीं है रेंट का। उसके बाद जब मुझे एविडेंस चाहिए ना, मुझे बहुत ज्यादा मेल डालने पड़ रहे हैं, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3। सो सारे बच्चे बोलेंगे मेरे साथ, एक्सटेंसिव अनएक्सपेक्टेड एफर्ट। ओहो हो, जो ऐसे एकदम दम लगा के, एक्सटेंसिव अनएक्सपेक्टेड एफर्ट, बहुत एफर्ट लग रहा है टू गेट द एविडेंस। फिर सर डिले इन प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन, आज मैंने एविडेंस मांगा, ये 10 दिन बाद दे रहे हैं, 15 दिन बाद दे रहे हैं, तो खुद एविडेंस बड़ा लेट लेट दे रहे हैं। और लास्ट में तो सर हद ही कर दी, खुद तो एविडेंस लेट देते हैं, मुझे कहते हैं ऑडिट जल्दी जल्दी करो, मुझे कहते हैं ऑडिट जल्दी जल्दी करो, यानी अननेसेसरी ब्रीफ टाइम टू कंप्लीट द ऑडिट। तो जब तक आप ऑडिटर का पेन फील नहीं करोगे ना, आपको ये पॉइंट्स दिमाग में जाएंगे ही नहीं। तो एक बार मुझे फटाफट 5-6 पॉइंट्स बता दो। सर सबसे पहले गोइंग कंसर्न असेसमेंट नहीं कर रहे, दूसरी चीज ऑडिटर को एविडेंस नहीं लेने दे रहे, रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ऑडिटर, जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद बहुत एफर्ट करा रहे हैं, बहुत डिले कर रहे हैं और कहते हैं ऑडिट फटाफट कंप्लीट करो। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अब सर एक बात बताओ, अगर मैनेजमेंट ऑडिटर को एविडेंस नहीं देती, क्या मैं बोल दूं इट इज अ लिमिटेशन ऑन स्कोप? यस सर। तो यहां पे ऐसे 705 लग जाएगा एंड इट विल रिक्वायर मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन। अब इन पॉइंट्स को कैसे याद रखना है? बड़ा सिंपल है। सबसे पहले बोलो वाह मोदी जी वाह। सर ऐसा क्यों बोले? मैंने कहा भैया मोदी जी कुछ फार्म लॉज लेके आए थे। यस सर। जब वो फार्म लॉज लेके आए तो आपको याद है कि जो दिल्ली नोएडा का बॉर्डर था वहां पे फार्मर्स आके बैठ गए थे, हाँ उठ ही नहीं रहे थे, ठीक है, उठ ही नहीं रहे थे। तो सर जब फार्मर्स आके वहां पे बैठ गए ना, दैट क्रिएटेड सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी। बोलो मेरे साथ, दैट क्रिएटेड सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी फॉर द नोएडा पीपल। हम नोएडा से दिल्ली जा ही नहीं पा रहे थे, बार बार बड़े बड़े रास्तों से घूम के जाना पड़ रहा था। तो सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी में याद रखना किसने क्रिएट की थी? फार्मर्स ने क्रिएट की थी ऑन द बॉर्डर्स ऑफ दिल्ली एंड नोएडा। तो सर वो फार्मर उठ ही नहीं रहे थे, अनविलिंग फार्मर। वहां पे उन्होंने क्या लगा दी? रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। अब जब रिस्ट्रिक्शंस लगा दी बॉर्डर पे, ओला उबर अवेलेबल ही नहीं थे, अनअवेलेबिलिटी ऑफ कैब्स। अब जब कैब्स अनअवेलेबल होंगी तो शुभम सर को ना चल के जाना पड़ता था, ठीक है, मेरे आर्टिकलशिप का टाइम था, मुझे चल के जाना पड़ता था। चल के जाएंगे यानी
एक्सटेंसिव अनएक्सपेक्टेड एफर्ट, बहुत मेहनत लगती थी। अब चल के जाएंगे तो देरी हो जाएगी पहुंचने में, और जब पहुंचे तो उन्होंने कहा जल्दी जल्दी काम करो, ब्रीफ टाइम टू कंप्लीट द ऑडिट। तो एकदम फ्लो में चलना, सारे पॉइंट दिमाग में बैठ जाएंगे, वरना ना सब एक जैसा लगेगा। तो बड़े सिंपल सिंपल पॉइंट है। सबसे पहले अनविलिंग फार्मर्स, दे क्रिएटेड रिस्ट्रिक्शंस। अब जब रिस्ट्रिक्शंस हैं तो अनअवेलेबिलिटी ऑफ कैब्स, चल के जाना यानी अनरीजनेबली वेरी अनएक्सपेक्टेड हाई एफर्ट्स लगे, डिले हुआ इन रीचिंग द ऑफिस, और उसके बाद ब्रीफ टाइम टू कंप्लीट द ऑडिट। तो ये सारे पॉइंट्स आपके कवर हो गए। अनविलिंग वाला पॉइंट बड़ा सिंपल है, अनविलिंगनेस ऑफ द मैनेजमेंट टू मेक और एक्सटेंड द गोइंग कंसर्न असेसमेंट, रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द मैनेजमेंट ऑन द ऑडिटर। फिर उसके बाद सर रिस्ट्रिक्शंस लगी तो अनअवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द ऑडिटर। फिर इसके बाद अनअवेलेबिलिटी के बाद अगला पॉइंट क्या था, अनएक्सपेक्टेड एफर्ट, बहुत ज़्यादा एफर्ट लग रहा है। फिर सिग्निफिकेंट डिले इन प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन टू द ऑडिटर, और लास्ट पॉइंट क्या था, वेरी ब्रीफ टाइम टू कंप्लीट द ऑडिट। तो ये आपने सारे पॉइंट्स कवर करने हैं। सर आपने पॉइंट्स हमको क्यों कवर करा है मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 मनीधारी एंड एसोसिएट, डायरेक्ट क्वेश्चन है, पूछता है कौन से मैटर्स है जहां पे आप बोल सकते हो सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी। तो यही आपने पॉइंट्स यहाँ पे कवर करके चलने हैं। मजा आया? अरे यस और नो? यस सर। भैया ऑडिट बोरिंग होगी दूसरों के लिए, ठीक है, अपने लिए नहीं है, अपन पढ़ते हैं एकदम मजे से। अब सर इसके अलावा मैंने आपको ये टॉपिक और पढ़ाया था। हाँ सर ये टॉपिक भी पढ़ाया था, इससे रिलेटेड भी एक बढ़िया क्वेश्चन करा दूं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है, स्टडी मटेरियल का। देखो क्या कहता है, UVW and Associates are the statutory auditor of a listed company. CA उद्धव is the engagement partner, और इसका काम है कि भाई हमको ऐसे ऐसे कंप्लाई करना है। और एक ऐसे कहता है कि कम्युनिकेट करो विद TCWG। मुझे बताओ कौन सा ऐसे है? ऐसे 260, ठीक है सर। अब कहता है कम्युनिकेशन में क्या क्या कम्युनिकेट करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट। और आपको अगर आइडिया हो तो लिस्टेड एंटिटीज के केस में इंडिपेंडेंस की कम्युनिकेशन भी होती है, अभी डिटेल में थोड़ी देर में रिवाइज कराऊंगा, ठीक है सर। तो मुझे बताओ कौन सा मैटर है जो इंक्लूडेड नहीं है? सर वो सिग्निफिकेंट वाला। जितनी भी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स हम कम्युनिकेट करते हैं टू TCWG वो तो यहाँ पे कवर ही नहीं हुआ। तो आपने बोलना है यहाँ पे कौन सा मैटर इंक्लूडेड नहीं है, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स। और सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स में जो 5 फाइंडिंग पढ़ाई थी ना, TCWG के मतलब की बात, सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, दैट अकाउंटिंग पॉलिसी, एस्टिमेट्स एंड डिस्क्लोजर, बस इतना भी लिखोगे काम चलेगा, ठीक है सर। फिर अपने दुख दर्द, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी। फिर तीसरा यानी मैनेजमेंट, सिग्निफिकेंट मैटर्स डिस्कस विद द मैनेजमेंट, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑडिटर इज रिक्वेस्टिंग। चौथी काम की बात, सर्कमस्टेंसेज अफेक्टिंग द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट। एंड द लास्ट पॉइंट हमारा फेवरेट, एनी अदर सिग्निफिकेंट मैटर। तो कोई और सिग्निफिकेंट मैटर है तो उसके बारे में आप यहाँ पे कम्युनिकेट करके चलोगे। इजी पीजी, यस सर, इजी पीजी। पानी के 2 घूंट लगाओ एंड गेट रेडी। चलो डन सर। अब सर एक बात समझना, मैंने कहा था मैं जो आपको ये 5 पॉइंट्स पढ़ा रहा हूं ना, इन सबकी एक्सप्लेनेशन आएगी। सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हमने डिस्कस कर लिया, डिफिकल्टीज के एग्जांपल्स कर लिए। अब ये सिग्निफिकेंट मैटर्स विद द मैनेजमेंट है ना, यहां पे बहुत सारा रायता फैला हुआ है। क्या आप चाहते हो मैं इस रायते को आपको समेट के दूं, एकदम लॉजिकली स्ट्रक्चरली सारे पॉइंट दिमाग में डाल दूं? यस सर डाल दो। तो एकदम बढ़िया तरीके से चैन की सांस लो, ब्रीथ आउट एंड गेट रेडी, स्टार्ट करते हैं। अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लुक में चेंज आया बिकॉज वो पुरानी वीडियो थोड़े टाइम पहले रिकॉर्ड की थी, अब कंटिन्यू कर रहे हो उसको, ठीक है सर। ये कहता है कि हमने कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के साथ कुछ सिग्निफिकेंट मैटर डिस्कस करें जो हम कम्युनिकेट करेंगे टू TCWG। अब सर यहाँ पे भी आईसीए ने कहीं 5 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो इस पे 5 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है। सारे के सारे पॉइंट्स एकदम बढ़िया समझेंगे फ्लो के साथ साथ, ठीक है सर। सबसे पहले सर क्या हुआ, हम एग्जांपल लेते हैं ITC लिमिटेड का। ITC लिमिटेड में क्या हुआ, ITC लिमिटेड का जो मेजर बिजनेस है वो किस पे चलता है? टोबैको पे, सिगरेट का बिजनेस है। तो मान लो गवर्नमेंट के मन में आता है किसी दिन ये टोबैको प्रोडक्ट्स पे बैन लगा देते हैं, ओके सर। अब जब टोबैको प्रोडक्ट्स पे बैन लगेगा तो किस पे इंपैक्ट आएगा? गोइंग कंसर्न असेसमेंट पे। अब मान लो इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो गोइंग कंसर्न पे बने हैं, बट द गोइंग कंसर्न इज इनएप्रोप्रिएट। तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ हो जाएगी? मैंने कहा हाँ, गोइंग कंसर्न इनएप्रोप्रिएट होते हुए अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न के हिसाब से बने, दैट कैन लीड टू अ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब इसी एग्जांपल को अगर हम इंग्लिश में लिखें तो क्या होगा? business conditions that can affect the business plans that may affect the risk of material misstatement। एक बार और, business condition that can affect the business plans that can affect the risk of material misstatement। यानी हमारे केस में कंडीशन क्या थी? बैन ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स।
अब आ जाओ सेकंड केस पे। अब एक बात बताओ, जिस फैक्ट्री में ये लोग टोबैको बना रहे थे, सिगरेट बना रहे थे, क्या वो फैक्ट्री किसी काम की रहेगी? नहीं सर। उस फैक्ट्री को क्या करेंगे? लीज पे दे देंगे। तो इन लोगों ने क्या किया, अपनी जो फैक्ट्री थी उसको लीज पे दिया। अब जब ये लीज पे देंगे तो इनको करनी पड़ेगी लेसर की अकाउंटिंग। सेकंड पॉइंट यही कहता है सिग्निफिकेंट इवेंट्स और ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर। तो जो इन्होंने अपनी फैक्ट्री को लीज पे दिया, दैट वाज अ सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द पीरियड। वेरी गुड। अब आ जाओ तीसरे केस पे। सर, मैनेजमेंट ने क्या किया, लीज की जो डिटेल्स थी अकाउंटेंट को दी। ओके सर, ये कहीं ना कहीं इन्होंने अकाउंटेंट को दी और अकाउंटेंट के साथ इन्होंने करी कंसल्टेशन। कंसल्टेशन कि हम इसको ऑपरेटिंग लीज माने या फाइनेंशियल लीज। तो अकाउंटेंट ने कहा हम इसको ऑपरेटिंग लीज का दर्जा देंगे। तो यही थर्ड पॉइंट कहता है कंसर्न्स अबाउट द मैनेजमेंट कंसल्टेशन विद अदर अकाउंटेंट्स ऑन द अकाउंटिंग और ऑडिटिंग मैटर। क्या तीन पॉइंट्स क्लियर है? हाँ। बिजनेस कंडीशन दैट कैन अफेक्ट द प्लान्स लीड टू रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सेकंड पॉइंट क्या था? लीज देना, यानी सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर। फिर उस इवेंट और ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग के लिए क्या लेंगे? कंसल्टेशन। कंसर्न्स अबाउट द मैनेजमेंट कंसल्टेशंस ऑन विद अदर अकाउंटेंट्स ऑन अकाउंटिंग एंड अयो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग मैटर। अब सर, जब मैनेजमेंट ऑडिटर को अपॉइंट कर रही थी तो इसने ऑडिटर के साथ डिस्कस करी पॉलिसी। पॉलिसी में डिस्कस करते हुए बोलता है ऑडिटर को, क्या मैं जो ऑपरेटिंग लीज के साथ क्लासिफिकेशन कर रहा हूं ये चलेगा? अब भैया ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है, ठीक है। अपॉइंटमेंट के टाइम पे अगर आप अकाउंटिंग पॉलिसीज डिस्कस करोगे तो ऑडिटर ऑब्वियस सी बात है आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा। ऑडिटर कभी भी आपके साथ डिसएग्री नहीं करेगा, बिकॉज उसको अपॉइंट होना है, उसको फीस चाहिए। तो ऑडिटर की भी कहीं ना कहीं ऐसे केस में ऑब्जेक्टिविटी इंपैक्ट होती है, इंडिपेंडेंस इंपैक्ट होती है। तो यही बात यहां पे बोलता है डिस्कशंस ड्यूरिंग द अपॉइंटमेंट रिगार्डिंग द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एसेज एंड फीस। तो जब भी ऑडिटर की अपॉइंटमेंट हो रही है तब ऐसी कोई चीज जनरली डिस्कस नहीं होनी चाहिए दैट कैन अफेक्ट इज इंडिपेंडेंस और ऑब्जेक्टिविटी। एंड लास्ट पॉइंट आता है, जो हमारी ये लीज थी, मैनेजमेंट कहती है हम ऑपरेटिंग मानेंगे, ऑडिटर कहता है नहीं नहीं ये फाइनेंस लीज है। तो इसको क्या कहते हैं जब आपकी और उसकी बात मैच नहीं करती? सर, इसको कहते हैं डिसएग्रीमेंट। बट सर, जब डिसएग्रीमेंट होता है ना तो चलती तो उसी की है। पर्सनल मैटर्स को ऑडिट में नहीं लाना, इधर फोकस करो। सिग्निफिकेंट मैटर्स ऑन विच देयर इज अ डिसएग्रीमेंट विद द मैनेजमेंट अनलेस इट इज रिजॉल्व बाय ऑब्टेनिंग फर्दर इंफॉर्मेशन। अगर वो डिसएग्रीमेंट रिजॉल्व हो गई फिर उसके बारे में टीसीडब्ल्यूजी को बताने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपकी और मैनेजमेंट के बीच में कुछ तू मैं हो रही है, कुछ डिसएग्रीमेंट हो रही है, तो उसके बारे में टीसीडब्ल्यूजी को बताना जरूरी है। तो ये 5 पॉइंट्स आपने इसी फ्लो में ध्यान रखने थ्रू द एग्जांपल। सबसे पहले सर क्या हुआ? मैंने कहा सबसे पहले बिजनेस कंडीशन दैट कैन अफेक्ट द बिजनेस प्लान लीड टू रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट। सेकंड केस में क्या हुआ? मैंने कहा हमने जो टोबैको की फैक्ट्री थी रेंट पे दे दी, यानी सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजैक्शन। अब रेंट पे दी है तो ऑपरेटिंग लीज होगी या फाइनेंस लीज होगी हमको समझ में नहीं आ रहा। तो मैनेजमेंट क्या करती है थर्ड केस में? मैनेजमेंट्स कंसल्टेशन ऑन अकाउंटिंग मैटर्स विद द अकाउंटेंट। जो भी अकाउंटिंग और ऑडिट मैटर्स है उसके लिए उसने कंसल्टेशन ली। अब दूसरों से कंसल्टेशन लेने के बाद ऑडिटर से भी डिस्कस कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। सो डिस्कशंस ड्यूरिंग द अपॉइंटमेंट रिगार्डिंग द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एसेज एंड फीस। एंड द लास्ट पॉइंट इज, सर लास्ट पॉइंट बड़ा सिंपल है, डिसएग्रीमेंट। सिग्निफिकेंट मैटर्स ऑन विच देयर इज अ डिसएग्रीमेंट विद द मैनेजमेंट अनलेस इट इज रिजॉल्व बाय फर्दर इंफॉर्मेशन। तो अगर आप ये 5 पॉइंट्स अलग से करने जाओगे ना तो भैया दिमाग खराब हो जाएगा, याद ही नहीं आएगा पहला क्या था, दूसरा क्या था, तीसरा क्या था। अब कहीं ना कहीं हमने जब फ्लो में एग्जांपल डिस्कस किया सारी की सारी बातें क्लियर है। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके फटाफट एक बार इन 5 पॉइंट्स को रिकॉल कर सकते हो। अब आ जाओ सर हमारा फेवरेट टॉपिक, ये क्या कहता है? हमने इसमें याद है 5 पॉइंट्स पढ़े थे, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, ये क्लियर है। सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज के एग्जांपल्स मैंने आपको ऑलरेडी कवर करा दिए। सिग्निफिकेंट मैटर्स डिस्कस्ड विद मैनेजमेंट, इसके भी 5 एग्जांपल्स हो गए। हे क्या बढ़िया बच्चे हो आप। अब सर अगला पॉइंट कहता है सर्कमस्टेंसेस दैट कैन अफेक्ट द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट। देखो मैं हमेशा इस पे मानता था 4-5 नंबर का ये क्वेश्चन पूछेंगे, बट इन्होंने क्या किया, अभी 2 अटेम्प्ट पहले इसको एमसीक्यू में पूछ लिया और 2 नंबर का एमसीक्यू पूछा। इसमें मैं बताऊं ना कुछ अलग है ही नहीं। जब भी आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कुछ एक्स्ट्रा पैराग्राफ डालते हो वो यहां पे कवर होगा। तो वो एक्स्ट्रा पैरा डालने से पहले आपने टीसीडब्ल्यूजी के साथ डिस्कस करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहीं ना कहीं ऐसे 570 में मुर्ग पैरा डाल रहा हूं, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, तो जब मैं मुर्ग पैरा डाल रहा हूं ऑडिट रिपोर्ट में, मैं ऐसे ही नहीं डालूंगा, मैं टीसीडब्ल्यूजी से डिस्कस करूंगा।
इसी तरह अगर ऐसे 701 में मैं कैम पैरा डाल रहा हूं तो मैं टीसीडब्ल्यूजी से डिस्कस करूंगा कौन से मैटर्स है जिनको मैंने कैम माना है। फिर 701 के बाद आता है 705 मॉडिफाइड ओपिनियन। जिन मैटर्स की वजह से मैं ओपिनियन मॉडिफाई कर रहा हूं वो मैं टीसीडब्ल्यूजी को बताऊंगा, ठीक है सर। 706 ईओएम पैरा ओम पैरा, ये भी टीसीडब्ल्यूजी को बताऊंगा। एंड ऐसे 720 अगर एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिपोर्ट, जो एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिपोर्ट है इसके बीच में अगर कोई मटेरियल इनकंसिस्टेंसी मिलती है और मुझे पता चलता है कि जो इनकी एनुअल रिपोर्ट है ना उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो उसके लिए भी मैं अलग पैरा डालता हूं एज पर ऐसे 720। जब भी वो पैरा आएगा तो टीसीडब्ल्यूजी को बताना है। तो कुछ भी नहीं है, जो आप डिफरेंट डिफरेंट एसेज में पैरा डालते हो उसके बारे में आपने टीसीडब्ल्यूजी को बताना है। तो कौन कौन से पैरा आ गए भैया? सर सबसे पहले ऐसे 570, 701, 705, 706 एंड 720, इन पैरास के बारे में आपने बताना है। और आप टीसीडब्ल्यूजी को अगर चाहो, देखो ऑप्शनल है, यू मे प्रोवाइड टीसीडब्ल्यूजी विद अ ड्राफ्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट टू डिस्कस सच मैटर्स। क्या ये पॉइंट्स क्लियर है? पक्का पक्का? यस सर। तो ये आपने कुछ बातें कंसीडर करनी है। अब सर लास्ट टॉपिक आता है इस ऐसे का जो इंपॉर्टेंट है, ऑडिटर के इंडिपेंडेंस इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज। देखो अभी तक हमने लिस्टेड एंटिटीज में डिस्कस किया कि जो EQCR है, इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, दैट इज अ कंपल्सरी प्रोसेस फॉर द ऑडिट ऑफ लिस्टेड एंटिटीज। इसी के साथ हमने लिस्टेड एंटिटीज में ये भी डिस्कस किया था कि जो इंगेजमेंट पार्टनर है दैट शुड बी रोटेटेड आफ्टर 7 ईयर्स। अब एक और चीज मैं लिस्टेड एंटिटीज के केस में डिस्कस कर रहा हूं, हमें कहीं ना कहीं टीसीडब्ल्यूजी को इन राइटिंग कम्युनिकेट करना है अबाउट द इंडिपेंडेंस। अब सर इंडिपेंडेंस के बारे में कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो आपने इंडिपेंडेंस की पॉलिसी सीखी है SQC 1 में, उसमें क्या आते हैं? थ्रेट्स और सेफगार्ड, उन्हीं के बारे में आपने कम्युनिकेट करना है। तो 3 चीजें आएंगी। सबसे पहले टीसीडब्ल्यूजी को बोलो, मैं मेरी टीम मेरा फर्म, से विद मी, मैं मेरी टीम मेरी फर्म, हम सब हैं इंडिपेंडेंट। सो स्टेटमेंट दैट एंगेजमेंट टीम फर्म्स पर्सोनल हैव कंप्लाइड विद एथिकल रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, हम सब इंडिपेंडेंट हैं। उसके साथ साथ अगर कोई थ्रेट्स और सेफगार्ड्स हैं उसके बारे में बता देना। तो relationships and other matters between the firm including the network firms and entity that have a, ये क्या था सर? बियर। ये लोग थ्रेट की जगह बियर लिखते हैं, बियर भी एक थ्रेट होता है ना? हाँ सर। दैट हैव अ बियर ऑन इंडिपेंडेंस। तो जो भी रिलेशनशिप्स है, अदर मैटर्स है जो हम टाइप्स ऑफ थ्रेट्स में पढ़ते हैं, अगर उनका कोई भी थ्रेट है ऑन इंडिपेंडेंस, जो ये बियर बोलते हैं, बियर ऑन इंडिपेंडेंस, वो आपने यहाँ पे इंक्लूड करने हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल देते हैं कि आपने यहाँ पे कम्युनिकेट करनी है टोटल फीस for audit and non-audit services which are charged by the firm or network firm to the entity or the components controlled by entity। मतलब आप बस इतना बता दो, आपकी और आपकी नेटवर्क फर्म्स जो भी एंटिटी है या उसकी कोई सब्सिडरी वगैरह है, टोटल में उससे कितनी ऑडिट फीस और नॉन ऑडिट फीस चार्ज कर रहे हैं। सर ऐसा क्यों बताएं? भैया सिंपल सी बात है, ऐसा समझो, अगर आपकी जो नॉन ऑडिट फीस है, अगर आपकी जो नॉन ऑडिट फीस है मान लो ऑडिट फीस से ज्यादा होगी तो आपकी इंडिपेंडेंस खतरे में आ जाएगी, कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस खतरे में आ जाएगी। तो अपन क्या करते हैं, अपन ये बात कम्युनिकेट करके चलते हैं टू द टीसीडब्ल्यूजी, व्हाट इज द ऑडिट फीस एंड नॉन ऑडिट फीस चार्ज बाय द ऑडिट फर्म एंड द नेटवर्क फर्म्स टू द क्लाइंट एंड इट्स कंपोनेंट्स। आप कितना चार्ज कर रहे हो, ताकि उनको एक अंदाजा लग जाए कि ऑडिट फीस कितनी है, नॉन ऑडिट फीस कितनी है, क्योंकि अगर नॉन ऑडिट फीस से ज्यादा होगी देन इट विल इंपैक्ट योर इंडिपेंडेंस। क्लियर है? क्लियर है सर। लास्ट में सर प्रॉब्लम्स हैं सबके साथ, बट सॉल्यूशंस की बात, थ्रेट्स की बात हो गई, अब सेफगार्ड की बात करेंगे। सेफगार्ड्स टू एलिमिनेट द थ्रेट और रिड्यूस टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। सारे बच्चे करो मेरे साथ, सेफगार्ड्स टू एलिमिनेट द थ्रेट और रिड्यूस टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। ये 3 बातें आपने करनी है। तो सबसे पहले मैं मेरी फर्म मेरे पर्सनल इंडिपेंडेंट है, देन द रिलेशनशिप्स और अदर मैटर्स बिटवीन द फर्म एंड द क्लाइंट दैट हैव अ बियर ऑन इंडिपेंडेंस। ठीक है, उसमें आप टोटल फीस की बात कर देना, ऑडिट नॉन ऑडिट सर्विसेज के लिए, आखिरी में सेफगार्ड्स टू एलिमिनेट और रिड्यूस द थ्रेट्स टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। ये चीज किसके लिए कम्युनिकेट करनी है? सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड एंटिटी के लिए। तो इस पे भी आईसीएआई ने एक शानदार क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3, एवरीवन प्लीज फोकस। CA शैली गोयल, she is offered appointment as an auditor of Root Limited which is a listed company. Audit committee wants her, सारे बच्चे बताओ ऑडिट कमिटी का क्या मतलब होता है? TCWG, ठीक है। They want her to justify the independence through a proper communication, written communication. Although शैली को लगता है कोई थ्रेड्स नहीं है, शी फील्स की जो ऑडिट कमिटी मांग रही है ना, ये टाइम पास कर रही है, इसकी जरूरत नहीं है। वॉट इज योर ओपिनियन? सो भाई ऑडिट कमिटी ने जो मांगा है वो उसकी अथॉरिटी है, बिल्कुल सही मांग रही है, और ये 3 बातें बताएगी, हम इंडिपेंडेंट हैं,
रिलेशनशिप्स एंड अदर मैटर्स दैट हैव अ बियर ऑन इंडिपेंडेंस, उसमें आप ऑडिट नॉन ऑडिट फीस का एग्जांपल दोगे। एंड आखिरी में द सेफगार्ड्स टू एलिमिनेट द थ्रेट और रिड्यूस टू एक्सेप्टेबल लेवल, और जो इसने मांगा है वो बिल्कुल सही है। ऑडिट कमिटी कैन आस्क द ऑडिटर टू जस्टिफाई द इंडिपेंडेंस, ये चीज हम कंपनीज एक्ट में भी कहीं ना कहीं पढ़ते हैं। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। अब सर जब यहाँ पे हमने इतनी बातें करी ली हैं, आखिरी में मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ सर। क्या ऑडिटर टीसीडब्ल्यूजी से कौन से मैटर्स डिस्कस करता है? नॉर्मल मैटर्स या सिग्निफिकेंट मैटर्स? सिग्निफिकेंट मैटर्स। और इन्हीं सिग्निफिकेंट मैटर्स में से जो मोस्ट सिग्निफिकेंट होते हैं इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनको आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कम्युनिकेट करते हो, उसके बारे में आप अपने यूजर्स को बताते हो थ्रू की ऑडिट मैटर इन एसए 701। तो यहीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है सर। क्वेश्चन क्या है? बोर्ड पे फोकस करना एवरीवन। क्वेश्चन ये कहता है कि हमको ये जो कैम है ये कब कम्युनिकेट करने, व्हाट शुड बी द टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन, एंड क्या ये चीज यूजफुल है या नहीं, वेदर कम्युनिकेटिंग द कैम इज यूजफुल और नॉट टू टीसीडब्ल्यूजी। तो सबसे पहले सर आ जाओ टाइमिंग की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द टाइमिंग। तो कहता है जो भी मैटर आप कैम बना रहे हो उसको आप टाइमली बेसिस पे बताओ, ठीक है। ऐसे 701 कहता है आपने अप्रोप्रिएट टाइमिंग रखनी है फॉर कम्युनिकेटिंग द कैम। बट ये जो टाइमिंग है, टाइम का मतलब ये नहीं कि सुबह दोपहर और शाम। ऑडिट की टाइमिंग, कि ऑडिट के स्टार्टिंग में, ऑडिट के बीच में या ऑडिट के एंड में, ये कहता है दिस टाइमिंग वेरीज विद द सर्कमस्टेंसेस। जो आपके इनिशियल व्यूज हैं, प्रिलिमिनरी व्यूज हैं अबाउट द कैम, वो तो आप बता सकते हो व्हेन यू आर डिस्कसिंग द स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट। जब आप ऑडिट के स्टार्टिंग में टीसीडब्ल्यूजी को स्कोप एंड टाइमिंग बता रहे हो, तब आप उनको प्रिलिमिनरी व्यूज बता दो, ठीक है सर। और जो फर्दर डिस्कशन है वो आप कर सकते हो व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग द ऑडिट फाइंडिंग। तो मैंने आपको बताया था ना कि हमको स्कोप एंड टाइमिंग बताना है स्टार्टिंग में, हाँ, इस टाइम पे आप प्रिलिमिनरी व्यूज बता दो। और जब आप अपनी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स बता रहे हो तब आप डिटेल में डिस्कशन कर सकते हो कौन से मैटर्स को आपने कैम माना है, ठीक है सर। फिर इसके बाद देखो क्या कहता है, ये तो हो गई टाइमिंग, टाइमिंग वाला गेम कंप्लीट। अब सवाल आता है सर यूजफुलनेस का। यूजफुलनेस पे आपने ध्यान रखने 4-5 पॉइंट्स मैं गिनवा देता हूं। सबसे पहले ये कहता है कि अगर आप कम्युनिकेट करोगे कैम तो इट विल एलिवेट द प्रैक्टिकल चैलेंजेस टू हैव अ टू वे डायलॉग अबाउट द कैम एट द टाइम फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फाइनलाइज्ड। मतलब सिंपल सी बात है, आपने सोचा कि यार ये मैटर स्कैम होने चाहिए और टीसीडब्ल्यूजी को आपसे कुछ डिस्कशन करनी है, उनको आपसे कुछ क्लैरिफाई करना है, तो वो आपसे ना चीजें क्लैरिफाई कर पाएंगे। तो सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि आप ही डिसाइड कर रहे हो कैम, टीसीडब्ल्यूजी भी कहीं ना कहीं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकती है। तो ये कह रहा है कि जो कहीं ना कहीं टू वे डायलॉग चाहिए ना, कि ऑडिटर अपना व्यू रखे, टीसीडब्ल्यूजी अपना व्यू रखे, दोनों चीजें पॉसिबल हो पाएंगी अगर आप कम्युनिकेट कर दो, ठीक है सर। दूसरी चीज, जब आप उनको बताओगे तो उनको भी कैम के बारे में पता चलेगा, और अगर उनको आपसे कोई फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो भी मांग लेंगे। सो दे विल बिकम अवेयर ऑफ कैम एंड दे कैन आस्क फर्दर क्लैरिफिकेशन इफ नीडेड, ठीक है सर। अब उनको कैम के बारे में कैसे पता चलेगा? आप उनको ऑडिट रिपोर्ट का ड्राफ्ट दे देना। अब एक बात बताओ, जब आप किसी से ऐसे डिस्कशन करते हो ना, सामने वाले को अच्छा तो लगता है, जब आप उसका पॉइंट ऑफ व्यू वगैरह मांगते हो तो उसको अच्छा तो लगता है। सो इससे क्या होगा, टीसीडब्ल्यूजी को इज्जत फील होगी, उसको लगेगा यार ऑडिटर मेरे को रिस्पेक्ट करता है। सो इट विल रिकॉग्नाइज देयर इंपॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, ठीक है। एंड उनको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि किस बेसिस पे आपने अपने कैम्स को आइडेंटिफाई किया है। एंड आखिरी में कहता है कि अगर जो की ऑडिट मैटर्स है, मान लो रेवेन्यू रिकॉग्निशन, आपने रेवेन्यू रिकॉग्निशन को की ऑडिट मैटर माना, तो अगर टीसीडब्ल्यूजी को लगेगा तो वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन के ऊपर एडिशनल डिस्क्लोजर्स दे देंगे इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये 5 फायदे हैं कि सबसे पहले तो एक टू वे कम्युनिकेशन हो जाती है, तो उसके लिए जो चैलेंजेस होते हैं वो हम एलिवेट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर टीसीडब्ल्यूजी होगी उसको कैम के बारे में पता चलेगा, और अगर उसको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप दे सकते हो बाय शेयरिंग अ ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट। तीसरी चीज, उसको अच्छा लगेगा, इट विल रिकॉग्नाइज देयर इंपॉर्टेंट रोल इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। एंड लास्ट में आप ऐसा कह सकते हो कि अगर टीसीडब्ल्यूजी चाहे तो फिर वो एडिशनल डिस्क्लोजर्स भी दे देगी अबाउट द की ऑडिट मैटर। यहाँ हमारा एसे 260 अलॉन्ग विद ऑल द क्वेश्चंस गेट डन 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 डन। लास्ट क्वेश्चन यही था, किस टाइम पे कैम कम्युनिकेट करने चाहिए, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। जब आप प्लान्ड स्कोप एंड टाइमिंग बता रहे हो तो इनिशियल व्यूज बता दो, फिर जब आप सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स बता रहे हो तो उसमें आप डिटेल में डिस्कशन कर सकते हो। और इसका यूजफुलनेस क्या है, तो वो हमने ऑलरेडी 4 पॉइंट्स डिस्कस करे, एंड इसके साथ एसे 260 डन 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 डन, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड दिस स्टैंडर्ड। वीडियो अच्छी लगे तो क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं? नहीं सर, वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है। कमेंट करके डू शेयर योर फीडबैक।
मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड यस, स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। लगे रहो मित्रों, लगे रहो, कीप गोइंग।